तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वेलो स्टार ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के नेक्स्ट नॉवल के चैप्टर नंबर 313 में आप सभी का स्वागत है। तो ये एपिसोड भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। शुरुआत की फर्स्ट पार्ट थोड़ी सी बोरिंग टाइप लगेगी, लेकिन लास्ट पार्ट आते आते यार बहुत ज़्यादा एक्साइटेड चीज़ें होने लग जाती हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे लूपिंग इंसेक्ट नेस्ट के सामने ही जाकर उसको भौकाल की तरह कहता कि आ जाओ बाहर, अगर दम है तो मुझसे लड़कर दिखा। लेकिन इंसेक्ट नेस्ट की क्वीन की इतनी औकात ही नहीं थी, उसकी पावर्स इतनी थी नहीं कि वो अभी लू फेंग का सामना भी कर सके। जिसके साथ हमें ये बताया जाता है कि लू फेंग को यूनलान सिटी में आए हुए एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम हो चुका था। अल्दो उसने ये सुन रखा था कि लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स हमेशा से इन्फिल्ट्रेट करके अटैक किया करते थे। वो समय समय पे सिटी पे अटैक करते थे, लेकिन इन सब टाइम में लू फेंग ने कभी भी इन सब का इनकाउंटर नहीं किया। मतलब लू फेंग को आए हुए यहाँ पे 15,000 मतलब 2500 ईपोज जितनी टाइम हो चुकी होती है, लेकिन फिर भी लू फेंग को अभी एक केस भी नहीं मिला था जहाँ पे उसने किसी एक लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स के अटैक को देखा है। हमने पिछले एपिसोड में देखा है कैसे वो लोग एक फुल लॉन्च की प्लानिंग बना रहे होते हैं। जिसके साथ हमें ये भी बताया जाता है कि अभी के फिलहाल लू फेंग की जो फोकस होती है वो पूरी की पूरी तरह कल्टिवेशन पे ही होती है। अल्दो वो एल्डर लेवल के पावर स्टोन से भी ऊपर निकल चुका है, लेकिन फिर भी लू फेंग ने एल्डर असेसमेंट टेस्ट को नहीं दिया होता है। जब तक कोई बंदा एल्डर असेसमेंट टेस्ट को नहीं देता है तब तक वो इस सिटी का एक रेप्टेड मतलब कह सकते हो कि ऑफिशियल एल्डर नहीं बन सकता है। भले ही पावर है, लेकिन आपको उसकी लेवल की एग्जाम देनी होगी। अब यहाँ पे अगर लू फेंग एग्जाम देता ना तो लू फेंग की अटेंशन थोड़ी सी डाइवर्ट हो सकती थी, लेकिन अभी के फिलहाल लू फेंग का मेन यही था कि उसे कल्टीवेशन करना है। इसके साथ हमें सीन चेंज कर डान टावर के बाहर के बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ लोग उड़ते वहां पे आते हैं। कुछ सेवरल फिगर्स आकर वहां के एंट्रेंस जो कि ब्लॉक कर रहे थे वो वहां पे आ जाता है। एकदम से सडन प्रेजेंस आ जाता है कि मतलब कोई बंदा वहां पे आ फटका है। जिसके साथ हमें दिखाया जाता है कि वहां पे एक अलग ही माहौल बन चुका होता है। जितने भी बंदे वहां पे पेस एलिक्सर्स को खरीदने के लिए आए थे उन्हें भी एहसास होता है कुछ तो गलत हुआ है। और जैसे ही उन सब बंदों की नज़र सामने आए हुए बंदों पे जाती वो पहचान जाते कि कोई और नहीं बल्कि इंसेक्ट नेस्ट वाले बंदे ही होते हैं। जितने भी बंदे होते वो डरते हुए कहते हैं कि ये इंसेक्ट नेस्ट प्रैक्टिशनर्स ये फाइनली यहाँ पे आ गए हैं। लगता है कि जो कन्फ्लिक्ट हो रखा था इंसेक्ट नेस्ट और डान टावर में वो फाइनली इलप्ट होना शुरू हो गया है। और हम सब यहाँ पर खरीदने आए तो हम सबको बाहर रहना चाहिए इन सब चीज़ से, जिसके लिए जितने भी गेस्ट और जितने भी दुकानदारी से खरीदने के लिए आए हुए थे वो सभी वहाँ से भाग पड़ते हैं। जिसके साथ हमें यहाँ बताया जाता है कि जितने भी कमोशंस हुए थे उससे जो लोकल आदमी थे और साथ में लोअर रैंक्स के बंदे थे वो भाग चुके थे, लेकिन वहाँ पर सिर्फ हायर रैंकिंग या फिर सर्वेंट्स वहाँ पे रह जाते हैं, क्योंकि वो लोग वहीं पे रहा करते हैं। ऐसे थोड़ी ना डर के भाग सकते थे। जिसके साथ उन्हें भी थोड़ा सा अनईजी लगने लगता है और वो भी उन सभी इंसेक्ट नेस्ट के बंदों की तरफ देखने लगते कि आखिरकार ये बंदे यहाँ पर क्या करने आए हैं। जिसके साथ हमें ये बताया जाता है कि वो लोग इन्हीं सब के बारे में सोचने लगता है और कहते हैं कि आखिरकार इंसेक्ट नेस्ट सडन से कैसे आ सकते हैं, मतलब एकदम से यहाँ पे कैसे ये सब बंदे आ सकते हैं। और वो कहते हैं कि जब से गॉड एम्पर लू फेंग ने हम लोगों को ज्वाइन किया है डान टावर 1500 ईपोज से बहुत ही फल फूल रहा है। उनके इंटरफ्रेंस से कोई भी लेना देना नहीं था। मतलब इन 1500 ईपोज में ये इंसेक्ट नेस्ट जरा सा भी बीच में नहीं आया करते, लेकिन फाइनली एकदम से ऐसा क्या हो गया कि 1500 ईपोज पास हुए, ये लोग आ गए। पहले तो ये बड़े शांत से एक्ट कर रहे थे और वहाँ पे डान टावर के मेंबर्स को और भी परेशानी हो लगती, वो भी सोचने लगते कि आखिरकार क्या ऐसा मंजर आ गया कि वो डायरेक्टली हमारे डान टावर के पास आ गए, मतलब मेन बिल्डिंग की ओर ही आ गए। इसके साथ ये न्यूज होती है वो चैंकिंग टावर मास्टर और लू फेंग तक भी जाती है। जिसके साथ चैंकिंग टावर मास्टर लू फेंग से ट्रांसमिट करते हुए कहता है कि ब्रदर लू फेंग, बहुत बड़ी संख्या के जो इंसेक्ट नेस्ट के मेंबर से उन्होंने डान टावर के मेन बिल्डिंग को घेर रखा है, लेकिन फिर भी वो सभी यूनलान सिटी के लॉ से रेस्ट्रिक्ट है, तो वो ज़्यादा आगे जाने की कोशिश नहीं करेंगे। वो यहाँ पे घेर तो लिए लेकिन वो ऑल आउट वॉर पे नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ के एल्डर्स इंटरफेयर करना शुरू कर देंगे। इसके साथ लू फेंग रिस्पॉन्ड करता है कि चलो कोई बात नहीं, अभी कंक्लूजन पे नहीं आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो यहाँ पे किसी चीज़ को नेगोशिएट करने के लिए आए हैं। पहले सुनते हैं कि आखिरकार वो कहना क्या चाहते हैं।
अब यहाँ पे लू फेंग भी थोड़ा बहुत तो क्यूरियस हो रखा था, क्योंकि इंसेक्ट नेस्ट इतने लंबे अरसे से शांत बैठा था, लेकिन आखिरकार इतने लंबे अरसे बाद ऐसे वो डायरेक्टली कैसे अटैक कर सकते हैं। ऐसे थोड़ा नहीं था कि लू फेंग की वजह से उन्होंने अटैक किया, अगर करना होता तो पहले ही कर चुके होते, अभी नहीं। ऐसे लू फेंग भी कंफ्यूज था और आप लोग भी कंफ्यूज होंगे कि क्या क्या ये जो बंदे अटैक करने के लिए आए हैं, क्या वो लू फेंग के लिए आए हैं या फिर इनका कोई और मकसद होता है, तो ये तो हम अभी जानने ही वाले हैं। जिसके साथ हमें डन टावर के मेन बिल्डिंग के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कई सारे टावरिंग फिगर्स लाइक स्ट्रक्चर्स में बंदे खड़े होते हैं, और तभी एक और बंदा अपने प्रैक्टिशनर्स के ग्रुप के साथ एंटर करता है। ये बंदा डार्क स्कल्स से कवर था और इसके कई सारे बंदे इसके पीछे आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि ये इनका लीडर है। जिसके साथ में दिखाया जाता है कि वो सामने की तरफ देखने लगता है और सच में इसकी पावर्स काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे ही वो बिल्डिंग के अंदर प्रवेश करता है ना, वहाँ के स्पेस और टाइम तक में दरारें आना शुरू हो जाती है, वो भी डिस्टॉर्ट टूटने भी खड़ने लग जाती है। उनकी ऑरा भी इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि डॉन टावर्स के मेंबर्स की कपकपी छूट चुकी होती है। और तभी वहाँ पे एक आवाज़ आती है जो कि होती है चैंकिंग टावर मास्टर की। वो आते हुए कहते हैं कि एल्डर साल्वो, क्या यहाँ पे आप यहाँ के यंगस्टर्स को बुली करने के लिए आए हुए हैं। जिसके साथ जो फॉर्मेशंस डॉन टावर को प्रोटेक्ट कर रही थी वो एक्टिवेट हो जाती है और अपने एल्डर्स की, जो कि एल्डर साल्वो होते, उसके ऑरा को सप्रेस कर देते हैं ताकि इंसान नॉर्मल बंदों को फियर न लगे। इसके साथ यहाँ पे हमें बताया जाता है कि ये एल्डर साल्वो इंसेक्ट नेस्ट के 7 हाई रैंकिंग फिगर में से एक थे और इसकी लेवल भी एक एल्डर लेवल एग्जिस्टेंस में शामिल होती है। इसके साथ एल्डर साल्वो वहाँ पे चैंकिंग टावर मास्टर से कहता है कि देखो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ। जिसको सुनकर वो भी हैरान हो जाते कि क्या तुम मेरे लिए नहीं आए हो। अब देखो, इंसेक्ट नेस्ट के हमेशा से डिफरेंट इंटेंशंस रहा करते हैं और अभी चैंकिंग टावर मास्टर ने सोचा था कि वो लू फेंग के लिए आ सकते हैं, लेकिन ये बंदा आके कहता कि हम तुम्हारे लिए नहीं आए हुए हैं। जिसके साथ एल्डर साल्वो डिमांड करते हुए कहता कि जाओ अपने डॉन टावर के एक एल्केमिस्ट जिसका नाम गू किंगियन है उसको लेकर आओ। तो चैंकिंग टावर मास्टर हैरान हो जाते हैं कि क्या गू किंगियन, आखिर उसे तुम्हारी ज़रूरत क्या है। लेकिन वो अपने लोगों को ऑर्डर देते हुए कहते कि जा गू किंगियन को यहाँ पे आने को कहो, मैं भी तो देखना चाहता हूँ कि आखिरकार ये इंसेक्ट नेस्ट वाले बंदे यहाँ पे उसके लिए क्यों आए हैं। जिसके साथ एक सर्वन वहाँ पे जाता है, जिसके साथ चैंकिंग टावर मास्टर अपने में सोचने लगता है। उसे कहता है कि एल्डर साल्वो एल्केमिस्ट गू किंगियन हमारे डन टावर के सीनियर एल्केमिस्ट 7 सीनियर एल्केमिस्ट में से एक है। जैसे ये बंदा अपने इंसेक्ट नेस्ट के 7 मेंबर्स में से हाईएस्ट रैंक में आता था, मतलब 7 हाईएस्ट रैंकिंग में से एक था, वैसे ही अपना एल्केमिस्ट गू किंगियन भी वो 7 सीनियर एल्केमिस्ट में से एक था। जिसके साथ वो कहते हैं कि ये बंदा हमारे लिए बहुत ही ऊंचे पद में काम करता है। मैं बस ये वंडर करता हूँ कि आखिरकार उसने आपको किस तरह से अफेंड कर लिया। जिसके साथ एल्डर साल्वो उसके तरफ ही देखने लगता है, मतलब वो ज़्यादा कुछ बोलता नहीं जब तक कि वो गू किंगियन नहीं आ जाता। इसके साथ हमें ये बताया जाता है कि जो चैंकिंग टावर होता है ना, वो अपने रिसोर्सेज को अलग अलग तरीके से एक्वायर किया करता था। लेकिन बात करें साल्वो की, तो एक वॉरियर था, एक हंटर था, जो कि एल्केमिस्ट को उतना भाव भी नहीं दिया करता था, क्योंकि हमने देख रखा है कि एल्केमिस्ट एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होते इंसान वॉरियर से। जिसके साथ एल्डर साल्वो उन सबसे कहते हैं कि तुम्हें हर एक चीज़ बहुत ही जल्द पता चल जाने वाली है मास्टर चैंकिंग। जिसके साथ दोनों तरफ से कह सकते हो कि अपने ऑरा को रिलीज किया जाने लगता है और बहुत ही टेंस माहौल आ जाता है। हर कोई एक बंदा चू तक की आवाज़ नहीं करता और सडनली वहाँ पे अल्केमिस्ट गू किंगियन भी आ जाता है, जो कि बहुत ही सिंपल ड्रेस में होता है और एक मिडल एज मैन टाइप का था, जिसकी हेयरस्टाइल एक मिड स्टेज एनलाइटमेंट गॉड एम्पर जितनी होती है और उसकी एल्केमी स्किल काफ़ी ज़्यादा हायर होती है। कह सकते हो कि ये बंदा किसी अपने बैटल फ्लूडर के है मेन कैरेक्टर सियो यान की तरह होता है। इसकी एल्केमी स्किल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, साथ में यह हंटर भी टाइप का होता है और कह सकते हो कि इसके पास अलग अलग तरह की पावर्स भी होती हैं, जो कि लोअर लेवल की थी, वरना हायर रैंक की होती तो अपने लू फेंग को थोड़ा ना रिप्लेस कर देता। जिसके साथ यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे चैंकिंग टावर मास्टर गू किंगियन और अदर सीनियर 6 सीनियर एल्केमिस्ट भी आ जाते हैं, सभी वहीं पे मौजूद होते हैं। जिसके साथ गू किंगियन उसके तरफ देखने लगता है एल्डर साल्वो की तरफ और बाकी की तरफ वो कहता कि तो
तुम यहाँ पर आए हुए हो। मतलब ऐसा दिखाया जाता है कि गू कैंगन को ये पता होता है कि इंसेक्ट नेस्ट से बंदा कोई आ सकता है। इसके साथ एल्डर सालू अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हुए क्या था कि तुम डन टावर में छिप रहे हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम यहाँ पर आकर बच पाओगे? जिसको सुनकर एल्डर सालू उससे और गुस्से में कहते कि तुम तो सच में बहुत ज़्यादा नर्व पे आ चुके हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे 2 बंदों को जो कि मिड स्टेज गॉड एम्प्रेस के हैं उनको मारने की कोशिश की, और वो भी हमारी यूनान सिटी के अंदर ही। मतलब हमें बताया जाता कि अपने वुकोंग ने इसी सिटी में रहकर मो फैक्शंस के 2 मिड स्टेज गॉड एम्पर डिस्पर को मार डाला होता है। और सिटी के लॉज के मुताबिक अगर किसी बंदे ने सिटी के अंदर ही मारा है तो उसको बहुत बड़ी पनिशमेंट दी जाती है। इसको सुनकर गुकिंग उसकी तरफ देख कर बोलता है कि क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस मौजूद है? बताओ, है तो तुम दिखा सकते हो। जिसको सुनकर एल्डर सालू को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। ऑफ कोर्स उनके पास एविडेंस नहीं होता है, लेकिन इंसेक्ट नेस्ट कोई भी इन सब चीज़ों में नहीं फंसना चाहते थे। वो कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कराते हैं, और जितनी भी चीज़ें वहाँ पे थी वो लोग डायरेक्टली गू किंग यान को ही पॉइंट कर देते कि यही एक मर्डर हो सकता है। मतलब देख रहे हो इन इंसेक्ट नेस्ट के कारनामों को, ये यहाँ पे इन्वेस्टिगेशंस नहीं करवाते हैं, सीधे जो मुद्दा होता है ना डायरेक्टली कि ये मर्डर हो सकता है। तो गू किंग यान से रिलेटेड था, तो उन्होंने डायरेक्टली आकर इसको ही निशाना बना लिया कि तुमने ही मारा होगा। मास्टर चैंकिंग जैसे ही सुनते कि क्या अपने गू किंग ने 2 मिड स्टेज एनलाइटमेंट गॉड एम्पर को मार डाला, वो भी यूनान सिटी में रहकर, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि इतने 2 पावरफुल फिगर्स को यूनान सिटी में मारने के कारण यहाँ के सिटी डिफेंस मैकेनिज्म अलर्ट हो सकते थे। यहाँ तक कि एक एल्डर लेवल एग्जिस्टेंस भी इतना साइलेंटली नहीं कर सकता था जितना साइलेंटली अपने गू किंग ने किया था। मतलब यहाँ पे अगर गू किंग ने अटैक किया होता तो अलर्ट हो जाता और सबको पता चल जाता, लेकिन कोई भी अलर्ट नहीं जारी हुई थी। लेकिन यहाँ पे एल्डर सालू कहते हैं कि उसने पॉइजन का यूज किया था। जिसके साथ एल्डर सालू ये कहते हैं कि मैंने 2 एक्सपर्ट से वहाँ के रेमिनेंट जो कि स्पेस और टाइम में मौजूद थे उनको ट्रेस करने को कहा। वहाँ पे मैंने काउजन इफेक्ट के डेट के बारे में भी जानने की कोशिश की, और वहाँ पे हमने डिडक्ट करके ये कंफर्म किया कि ये गू किंग यान ही है जिसने कि अपने पॉइजन को यूज करके उन्हें मारा था। जिसके साथ गू किंग यान उससे कहता है कि आखिरकार मैं 2 इंसेक्ट नेस्ट के प्रैक्टिशनर्स पे अपने पॉइजन का क्यों ही यूज करूंगा? ऐसा भी था कि आखिरकार ये बंदा उन सबसे फाइटिंग क्यों करना चाहेगा? लेकिन एल्डर सालू उससे गुस्से में कहते हैं क्योंकि तुमने उनको इसलिए पॉइजन दिया क्योंकि तुम्हारे एक डिस्पल्स को हमने रॉबरी के दौरान मार डाला था। अब हमने तुम्हारे डिस्पल को मार डाला और तुमने ये सस्पेक्ट कर लिया कि उन्हें हमारे 2 इंसेक्ट नेस्ट के मेंबर ने मार डाला, यही तुमने सोच रहे थे? तो गू किंग यान भी कहता कि हाँ मैंने ऐसा ही सोचा था। जिसके साथ वो कहता है कि मेरा डिस्पल एक वॉरियर नहीं था, वो अपने फॉर्जिंग पे फोकस किया करता था और कॉन्शियसली अपने आप को कल्टिवेट कराया करता था, रिसोर्सेज को जमा किया करता था। लेकिन वो तुम सबका टारगेट बन गया क्योंकि उसने एक रेयर ट्रेजर को परचेज किया था, इसलिए वो जब अपने केव में वापस जा रहा था तो उसे वहीं पे एम्ब्यूज करके मार दिया गया था। और मरने से पहले उसने मुझे एक मैसेज भेजा जहां पर उसने अपने किलर्स की आइडेंटिटी जो कि तुम्हारे 2 मेंबर्स इंसेक्ट नेस्ट से मिलती थी उसके दिए भेजी गए। जिसको सुनकर एल्डर सालू कहता कि क्या मरने से पहले एक मैसेज दिया था? ऐसा एंटायरली पॉसिबल था कि वो बंदे हो सकते हैं रियल कल्प्रिट्स हो ना, क्योंकि यूनान सिटी में आप किसी भी दूसरे के रूप में डिस्गाइज होकर अटैक कर सकते हैं, फॉल्स ट्रायल्स हमेशा हुआ करती है। तो यहाँ पे ये कहना गलत है कि जिसने आपको मारा वो रियल आदमी हो ही ना, क्योंकि उसने अपने आप को छुपा रखा होता है। और वो कहता कि अगर ऐसी थी तो तुम्हें भी एक रियल सफिशिएंट एविडेंस की जरूरत होती। जिसको सुनकर गू किंग यान के एक्सप्रेशन बहुत ही शांत होते, मतलब वो भी यहाँ पे गुस्से में कुछ नहीं कहता, वो भी बस चुपचाप शांत से सुन रहा होता है। और यहाँ पे वो कहता है कि गू किंग यान कि मेरा डिस्पल काफी ज्यादा कमजोर था और मैं भी एक सिर्फ एल्केमिस्ट था। आखिरकार मैं 2 मिड स्टेज एनलाइटमेंट गॉड एम्प्रेस को एक साथ कैसे ही मार सकता हूँ? एल्डर सालू, अगर आप मुझ पे इंजाम लगाना चाहते तो आपके पास सफिशिएंट एविडेंस होना ही चाहिए। अब एल्डर सालू एल्केमिस्ट की तरफ देखने लगते हैं, उन दोनों के बीच में टेंशन और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। एल्डर सालू अपने मुट्ठी को कसते हुए कहते हैं कि तुमने ही उन सब का मर्डर किया है, और वो गुस्से में कहते हैं कि क्या यही सब होने वाला, क्या तुम इस नतीजे पे आने वाले हो? गू किंग यान
तुम हमारे साथ आ रहे हो ताकि हम तुमसे सवाल जवाब कर सके और तुम अपने इनोसेंस को प्रूव कर सको। जिसके साथ वो अपने सारे बंदे को ऑर्डर देता कि जाओ गू किंगयान को यहाँ से ले चलो। जिसके साथ गू किंगयान उससे गुस्से में कहता कि आखिरकार तुम मुझे किस मुताबिक से इस चीज़ पे ले जा रहे हो, कोई भी एविडेंस तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हारे पास कोई भी ऐसा हक नहीं है कि तुम मुझे यहाँ से ले जा सकते हो। जिसके साथ कई सारे ऑल एल्केमिस्ट जो कि डायन टावर में मौजूद थे वो भी इस बात से गुस्सा हो जाते कि आखिरकार तुम हमारे में से एक बंदे को ऐसे ही बिना किसी सबूत के कैसे ले जा सकते हो। इसी के साथ मास्टर चैंकिंग भी जोर से कहते कि एल्डर सालवू, आखिरकार आप ऐसे हमारे गू किंगयान को बिना किसी एविडेंस के नहीं ले जा सकते हैं। आखिरकार आप ऐसे कैसे भूल सकते कि मैं भी यहाँ का एक एल्डर हूँ, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। अब ये सुनकर एल्डर सालू के एक्सप्रेशंस और भी काले हो जाते हैं और वो वहाँ पे अपने हाथों को वेव करके एक टाइम एंड स्पेस प्रोजेक्शंस को समन करता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि असल में वो उसने उस ट्रेसेस को दिखाए होते हैं और गू किंगयान के बारे में पता होता है कि यार उसने ही पॉइजन को दिया होगा और उन्होंने सस्पेक्ट कर लिया था कि गू किंगयान ही मर्डरर हो सकता है। इसलिए यहाँ पे अपने एल्डर सालवू ने एल्डर डेयू जो कि उन्हीं सारे एल्डर्स में से एक एल्डर्स होता है उससे ऑफिशियल ऑर्डर भी ले रखा था कि वो गू किंगयान को पकड़ कर ला सकता है। इसके साथ एल्डर सालवू भी उसकी तरफ देखने लगते हैं। एल्डर सालवू वेट नहीं करना चाहता था, वो जितनी जल्दी इस बंदे को उठाकर यहाँ से ले जाके इसको टॉर्चर करके इसको मारने दे तब तक उसका मन नहीं भरने वाला था, क्योंकि उसके ही दो सब ऑर्डिनेट्स को सिटी के अंदर ही पॉइजन देकर मार दिया गया होता है। अगर वो इस चीज़ को ऐसे ही जाने देगा तो आखिरकार वो अपने पूरे के पूरे फोर्स को कैसे कंट्रोल कर पाएगा। एक होता है ना रूलर का हक होता है कि यार आपको अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना होगा, तो आखिरकार अगर ये इस मैटर को ऐसे ही जाने देगा तो बंदों के इस पे से भरोसे उठ जाएंगे और अपने ये सारे बंदों को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाएगा। जिसके साथ एल्डर सालू फ्रस्ट्रेशंस में कहते हैं कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि इस अथॉरिटी से मुझे इन्वेस्टिगेट करने के लिए हक नहीं है, जल्दी करो मुझे उसे ले जाने दो। अब एल्केमिस्ट भी नहीं जाने देते हैं कि हम तो इसको जाने ही नहीं दे सकते। वो कहते हैं कि तुम हमारे ब्रदर गू को यहाँ से नहीं ले जा सकते हम, क्योंकि अगर तुमने ब्रदर गू को एक बार यहाँ से ले गया तो वो समझ लो मारा ही गया, क्योंकि उसके साथ जो चीज़ होने वाला है ना, इंसेक्टिसाइड करने वाला है ना, वो बहुत ही भयानक होने वाला है। जिसके साथ एल्केमिस्ट गुस्से में कहते हैं कि तुमने बस यहाँ पे मान लिया कि ये गिल्टी है तो ये गिल्टी नहीं हो सकता, हम तुम्हें नहीं डिसाइड करने दे सकते हैं। और सब लोग वहाँ पे गू किंगयान को डिफेंड करने लगते हैं। अब गू किंगयान के अपने डॉन टावर में एक बहुत ही अच्छी रेपुटेशन थी, इसी वजह से सारे लोग उसका साथ दे रहे होते हैं। अब इन सबको देखकर एल्डर सालू भी गुस्से में कहते कि क्या तुम सब मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो, मेरे पास एक वैलिड सस्पिशियस है और एल्डर डेयू का डायरेक्ट ऑर्डर है, वो यहाँ के इंचार्ज है और आखिरकार तुम मुझे क्यों नहीं जान दे सकते हो। अब एल्डर डेयू जो होता है वहाँ पे अपना सालू कहता कि एल्डर डेयू यहाँ के पनिशमेंट के इंचार्ज होते हैं, मतलब जो भी कांड करते तो उसके पनिशमेंट वही दिया करते थे। और इसी के साथ वो कहता है कि उन्होंने जबकि हमें आदेश दिया कि तुम ऐसा कर सकते हो तो आखिरकार तुम सबकी इतनी हिम्मत कैसे कि हमारे रास्ते के बीच में आकर खड़े आ सकते हो। एल्डर सालू चैंकिंग टावर मास्टर की तरफ भी देखने लगते हैं। चैंकिंग टावर मास्टर भी थोड़ा सा हेसिटेट करते हैं, वो जानते थे कि अगर एल्डर सालू के बीच में आए तो ये उनके लिए ही अच्छा नहीं होगा, लेकिन उन्हें ये भी पता था कि आखिरकार एल्डर सालू भी ऐसे क्यों कर सकते, वो भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे उनमें बहस होने लगती है, जिसके साथ एल्डर सालू उन सारे एल्केमिस्ट की तरफ देखने लगता है जो कि वहाँ पे आवाज उठा रहे थे और कहते कि तुम सभी आखिरकार तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई कि जब मैं और चैंकिंग आपस में बात कर रहे थे तो तुम सबको बीच में बोलने की। और वो अपने साइल बंदों को कहता कि इन सभी के नाम नोट कर लो, फ्यूचर में हम इनसे बदला लेंगे। जिसके साथ वो सभी सब ऑर्डिनेट्स उन सब के नाम को अपने लिस्ट में डाल देते हैं, जिसको देखकर एल्केमिस्ट की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उन सब का पंगा इंसेक्ट नेस्ट से होने वाला है। एल्केमी के बंदे स्ट्रॉन्ग थे लेकिन वो इंसेक्ट नेस्ट का सामना नहीं कर सकते अगर उन्होंने अटैक कर दिया कहीं बाहर में, क्योंकि वो वॉरियर्स थे और वॉरियर्स मारने के लिए ही जाना करते थे। अभी सब के बाद उन सब एल्केमिस्ट की भी हालत खराब हो रखी थी कि यार हमारा क्या होगा। अब एल्केमिस्ट सभी लोग सोचने लगते हैं, जिसके साथ हमें यहाँ पे चैंकिंग टावर मास्टर को दिखाया जाता है जो गू किंगयान की तरफ मुड़ते और कहते हैं गू किंगयान चिंता मत करो, मैं पर्सनली एल्डर डेयू से मिलने से ले जाऊंगा और उनसे एक फेयर इन्वेस्टिगेशंस करवाने के लिए कहूंगा। जिसको सुनकर गू किंगयान उससे रिस्पेक्टफुली कहता है कि थैंक यू टावर मास्टर, मुझे माफ करना कि मैंने आपको इन सब के बीच में लाया। उससे ये सिचुएशंस के बारे में अच्छे से पता थी। अब ये समझ लो कि अपने इस गू किंगयान ही उन दोनों को पॉइजन देकर मारा था, क्योंकि उसने उन सभी बंदों
बंदों ने उसके इकलौते डिस्पल को मार डाला था जिससे वो प्यार करता था। मतलब प्यार नहीं कह सकते, वो डिस्पल और मास्टर का प्यार था और अपने इकलौते डिस्पल के खोने की वजह से उसने उन दोनों को मार डाला था। लेकिन एल्डर सॉल्यू के पास एक ठोस एविडेंस नहीं होता है, इसलिए वो भी उसका कुछ नहीं कर पाए होते हैं, जिसके साथ हमें बताया जाता है कि उसे पता था कि आगे ये सब हो सकता था। लेकिन यहाँ पर वो जाने को तैयार हो गया था। लेकिन तभी एक आवाज़ आती है और यहीं से कह सकते हो कि अभी तक आपको बोरिंग लगा होगा, लेकिन यहीं से मेन चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ से एक्साइटमेंट कह सकते हो कि आने वाला है, क्योंकि यहाँ का पार्ट बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग होने वाला है। एक आवाज़ आती है जो कहती है कि तुम तो उसे बहुत बहुत ज़्यादा भाव दे रहे हो। एक डीप वॉइस उन सब की बातों को काटते हुए आती है और एक ब्लैक रॉब्स में बंदा जिसके लंबे लंबे घने घने बाल होते हैं वो बाहर बीच में आता है। जैसे ही वो बंदा आता है ना, पूरा का पूरा रूम साइलेंट हो जाता है, क्योंकि उसकी आवाज़ इतनी कड़क होती है कि सभी लोग शांत हो चुके होते हैं। दोनों साइड डान टावर और इंसेक्टनेस के प्रैक्टिसर मुड़कर उस आवाज़ की तरफ देखने लगते हैं। एल्डर सालू के एक्सप्रेशन भी थोड़े से शिफ्ट हो जाते हैं। वो यहाँ पे नहीं चाहते थे। वो आराम से ये बंदा जो कि एल्डर सालू था, वो चैंकिंग टावर मास्टर्स के लिए कुछ भी कर सकता, उससे फाइट भी कर सकता था। लेकिन जो अभी सामने बंदा निकल कर आया था ना, उसकी बात ही अलग था, जिसके साथ में पता चलता कि ये कोई और नहीं अपना लुओ फैंग होता है। वो लुओ फैंग वो गॉड एम्पर जिसकी स्टेटस बनी ही इसलिए थी क्योंकि उसने एल्डर टिहानी को हराया था 1v1 बैटल में। वो आते ही बम एक लू फैंग आता है, उसकी इनविजिबल फोर्स वहाँ पे एक टाइवल वेव की तरह निकलती है। एल्डर सालू जो कि वहाँ पे रुका था उसके भी पसीने छूट जाते, कहते हैं ना कि वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो अपने एल्डर सालू के स्किल्स भी खड़े हो जाते हैं। वो उस प्रेशर्स को रेसिस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो भी कांप रहे होते। लेकिन वो तो एल्डर लेवल का प्रैक्टिशनर था, लेकिन बाकी जो इंसेक्टनेस के प्रैक्टिशनर्स थे जो कि उतने स्ट्रांग नहीं थे, वो किसी पत्तों की तरह उड़कर फेंके चले जाते हैं। मतलब कि अपना एल्डर सालू भी उस चीज़ से नहीं बच पा रहा था। सिर्फ अभी लू फेंग आकर अपने ऑरा को ही रिलीज किया था, वहाँ पे अपने एक इनविजिबल फोर्स को ही पास आउट किया था। उन सबके पसीने छूट चुके होते हैं, जिसके साथ लू फेंग गुस्से में क्या है कि तुम सारे स्कम्स इंसेक्ट नेस्ट के बंदे, तुम सबकी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे टेरिटरी में आकर इतनी ओपनली ये सब चीज करने की कोशिश की। और यहाँ पे कह सकते हो कि लू फेंग जो भी कह रहा है, आपने वो डोंगवा में देख रखा हो कि कैसे आसमान से एक आवाज आती है जो कि नीचे जितने भी बंदे उन सबको सप्रेस कर देते, एक अथॉरिटी दिखाते हैं कि देखो मैं तुम सबसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं कर सकते। और यहाँ पे लू फेंग बड़े इंसान सबसे कह रहा था, लेकिन उसकी प्रेशर भी काफी ज्यादा थी। लू फेंग अपने एल्डर सालू की तरफ ही देखने लगता, उस पे अपने आंखों को लॉक किए हुए था, जिसके साथ यहाँ पे लू फेंग एल्डर सालू की तरफ देखकर कहता कि क्या तुम एल्डर सालू हो। जिसके साथ एल्डर सालू भी गुस्से में अपने हाथों को फिस्ट को मोड़ता है, क्योंकि उसे पता था कि वो कुछ नहीं कर सकता गुस्से करने के अलावा। और वो लू फेंग से कहता है कि लू फेंग मेरे पास सस्पिशियस की एविडेंस है और मेरे पास एल्डर डेयू की ऑर्डर है। तो लू फेंग उससे गुस्से में कहता कि एविडेंस, तुम सब कीड़े मकोड़े की तरीके की, तुम सब सच में यहाँ पे एक के मौत की वजह से इतना रोना धोना कर रहे हो, मतलब कि तुम सब इतना मारा करते हो और एक मौत की वजह से इतना ज़्यादा ड्रामा करने की कोशिश कर रहे हो तुम सब बंदे। क्या तुम लोग कभी भी खुद की सुनते हैं कि आखिरकार तुमने सामने वाले बंदे को मारा तो उसे नहीं फर्क पड़ता है। जिसको सुनकर एल्डर सालू के चेहरे काले पड़ जाते हैं, क्योंकि जितने भी पावर्स स्ट्रगल्स थे यहाँ पर वो कभी भी ओपनली कन्फ्लिक्ट नहीं कर सकते थे, उन सबको यहाँ के रूल्स मानने पड़ते, क्योंकि यहाँ पे लू फेंग ने डायरेक्टली एल्डर सालू के फेस पे तमाचा मारा था अपने शब्दों से बोलकर। जिसको सुनकर एल्डर सालू लू फेंग को गुस्से में कहता है कि तुम अपनी हदें पार कर रहे हो। जिसके साथ लू फेंग उस पर और भी नजरें गड़ाकर देखने लगता है, मतलब अपने ऑरा को रिलीज करने लगता है और कहता है कि तुम बुढ़े कहीं के एल्डर सालू मेरी बात ध्यान से सुनो, ये डाउन टावर मेरे अंदर ऑपरेट की जाती है और यहाँ पे कोई भी बिना किसी अनडिनाइबल एविडेंस के तुम नहीं आ सकते हो। किसी के पास भी इतना हक नहीं है कि वो यहाँ पर आके मेरे लोगों को ले जा सकते हैं। मतलब लू फेंग यहाँ पे कहना चाहता है कि देखो ये गु किंगयान मेरा बंदा है, तुम यहाँ पे आकर मेरे बंदे को बिना किसी एविडेंस के उठाकर नहीं ले जा सकते, किसी के पास इतनी औकात ही नहीं है, तुम्हारे पास इतनी हिम्मत ही नहीं
कि तुम यहाँ से उठाकर ले जा सकते हो। और यहाँ पे लूफिंग बस धीरे से नहीं बोलता, इतने जोर से बोलता है कि यार बाहर बिल्डिंग के जो मौजूद बंदे होते हैं उन सब के कानों में भी वो आवाज जाती है। और यहाँ पे लूफिंग कहता है कि तुम सबके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम बिना किसी अथॉरिटी के में रहते यहाँ पे किसी एक बंदे को हाथ भी लगा सकते हो। जिसको सुनकर एल्डर सालू गुस्से में कहता है कि क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे इंसेक्ट नेस्ट के लॉर्ड के ऑर्डर को डिफाई कर रहे हो। अब इंसेक्ट नेस्ट लॉर्ड के बारे में तो आप लोग जानते हैं वो कितना ज़्यादा पावरफुल है, वो किसी एक रेगुलर एल्डर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और ऑलमोस्ट 3 पैलेस मास्टर की जितनी वो पावरफुल हुआ करती है। लेकिन लू फेंग के बारे में हम लोग जानते हैं, उसने रिसेंटली ब्रेक थ्रू उसके नेस्ट के सामने जाकर उसको चैलेंज करके वापस आ गया, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। और लू फेंग स्मार्ट करते मतलब स्मार्ट देखते हो ना, वो स्माइल करने की, वो हंसी की, जिसमें आप ताने मारते हुए कहते हो कि तुमने ये कहा मैं तुम्हारे उसके ऑर्डर को डिफाई कर रहा हूँ, मैं मानता ही नहीं उसके वर्ड को और जाओ। जबकि उसने ऐसा किया है तो मैं भी तुम्हें एक शब्द बोलता हूँ, मैं लू फेंग, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पे आने की। और ये आवाज़ पूरे के पूरे हॉल में गूंज पड़ती, मतलब लू फेंग ओपनली कह देता कि बुला लाओ अपनी मास्टरनी को, अपनी क्वीन को, मैं भी देखता हूँ कि आखिरकार वो मेरा क्या बिगाड़ सकती है। ये बात सुनकर तो चैंकिंग टावर मास्टर भी पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बोल्ड और एरोगेंट सा चीज होता है। अपने चैंकिंग टावर मास्टर यहाँ पे सेंचुरीज मतलब काउंटलेस सेंचुरीज बिता चुके होते हैं, उन्हें यूनान सिटी में रहे हुए बहुत टाइम हो चुका है, लेकिन फिर भी वो ऐसी बातें कभी भी नहीं कर पाए होते हैं। सिर्फ वही नहीं बल्कि बाकी जितने भी प्रैक्टिशनर्स थे, चाहे वो डार्न टावर या फिर इंसेक्ट नेस्ट के, वो सभी हैरान हो चुके होते हैं। गू किंग यान वो भी इस चीज को देखकर हैरान हो गया होता है कि उसके लिए लू फेंग गॉड एम्पर आवाजें उठा रही हैं। और यहाँ पे अपने गू किंग यान ने भी सारी चीजें प्रिकॉशंस बना रखी थी, उसने एक लाइफ सेविंग टॉर्चेस भी एक्वायर कर रखा था, उसने हर एक चीज कर रखी थी कि ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी लू फेंग के आने की वजह से पूरा का पूरा पल्ला ही पलट पड़ा था, उसे नहीं लगा था कि यार ऐसा भी आ पाएगा। जिसके साथ यहाँ पे हमें ये बताया जाता कि असल में लू फेंग के जो शब्द होते हैं वो असल में वो सिर्फ डिनाई ही नहीं कर रहा था, बल्कि वो पूरे के पूरे इंसेक्ट नेस्ट के लॉर्ड और जितने भी बंदे हैं उन सबको ये दिखा रहा था कि देखो, अगर तुम्हारे पास इतनी सच में हिम्मत है, तुम्हारे पास इतनी काबिलियत या फिर पावर है, अगर है तो आओ मुझसे लड़कर दिखाओ, अगर दम है तो। इसके साथ यहाँ पे एक तमाचे की तरह उन सब के चेहरे पे लगती है। अब इन सब बातों को सुनकर एल्डर सालू के एक्सप्रेशन भी बदल जाते और कहते कि बहुत अच्छे, मैं ये मैसेज को पर्सनली जाकर लॉर्ड ऑफ इंसेक्ट नेस्ट को डिलीवर करूंगा। जिसके साथ वो मुड़कर जाने लगता है ताकि वो वहां से निकल सके। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि बहुत मजा आने वाला है चैप्टर के बीच में और यहाँ पे मजा भी आएगा। जैसे वो जाने की कोशिश करता ना, बस एक बहुत बड़ा ग्रैंड टावर फॉर्मेशन वहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है और वहाँ के स्पेस को लॉक कर देता है। और तभी एल्डर सालू पे एक टेरिफाइंग फोर्स आकर उस पर प्रेशर डालना शुरू करती है, जो कि वो वहाँ से जाने की कोशिश कर रहा था। उसकी मूवमेंट वहीं पर अटक जाती है, उसकी सांसें तक हेवी हो जाती हैं, उसकी लाइफ फोर्स बहुत ही तेजी से गिरना शुरू हो जाती है। उतने देर से वो रिकवर भी नहीं कर पा रहा था जितनी तेजी से उसकी लाइफ फोर्स खत्म हो रही थी। उसके चेहरे पूरी पीली पड़ जाती है और यहाँ पे एल्डर सालू वहाँ पे गुस्से में कहता है कि क्या आखिरकार तुम कर क्या रहे हो, आखिरकार तुम मुझे सिटी के अंदर ही अटैक करने का प्लान कर रहे हो। और कह सकते हो कि एल्डर सालू की हालत सी खराब हो रखी थी, क्योंकि उस फॉर्मेशन में सच में काफी ज्यादा पावरफुल थी। लेकिन लू फेंग गुस्से में कहता है कि तुम सारे घटिया बंदा मेटान टावर के अंदर आके ऐसे ही मिस करके चले जाओगे और इतनी आसानी से जाने की सोच रहे हो। यहाँ पे लू फेंग स्मार्ट करते हुए कहता है कि अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो कम से कम 100 मिलियन ह्यूमन क्रिस्टल कॉम्पेंसेशन के रूप में रख कर जाओ, वरना यहीं पे तुम हमेशा के लिए रहने वाले हो, मतलब लंबे समय तक मेडान टावर के अंदर ही रहने वाले हो। जिसको सुनकर चुप, मतलब दोनों साइड के प्रैक्टिशनर्स की बोलती बंद हो जाती है, मतलब कि यहाँ पे शांति से ये सब चीज की जा सकती थी। लेकिन लू फेंग ओपनली उस बंदे को वहीं पे अपने फॉर्मेशन के अंदर कैद कर लेता है, क्या था कि मुझे 100 मिलियन ह्यूमन क्रिस्टल दो वरना यहीं पे रहो, तुम्हारी क्या चॉइस है। और इस चीज को देखकर यार दोनों तरफ के प्रैक्टिशनर शॉक में चले जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि यार ये हो क्या रहा है। लेकिन कोई भी बंदे में इतनी औकात नहीं होती कि वो बोल भी सके। एल्डर सालू काफी ज्यादा फ्यूरियस हो गया था, लेकिन वो भी अभी लू फेंग के पावर्स के सामने कुछ नहीं कर पाता, वो गुस्से में था। लेकिन बिना किसी हेजिटेशन के वो अपने लॉर्ड ऑफ इंसेक्ट नेस्ट के पास एक मैसेज भेज देता है ताकि वो रीइंफोर्समेंट को भेज सके। और यहाँ पर हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। तो ये एपिसोड में लास्ट में मजा आता है, लेकिन शुरुआत में यहाँ बोरिंग टाइप की थी। कल वाले एपिसोड सच में काफी ज्यादा खतरनाक होने वाले, क्योंकि कल हम लोग फाइट देखने वाले हैं। लू फेंग
इंसेक्ट नेस्ट में हो सकता है कि कल ही फाइट दिखा जाए और लूफेंग की बढ़ी हुई पावर से लूफेंग का क्या पर्सिस्टिटी में होता है, उसकी पावर्स का चर्चा, वो तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखने वाले। तो मिलते हैं कल के एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।